दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के पुलिस कप्तान ने छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। ट्रैफिक संबंधी भी दी जा रही हैं जानकारियां। अजमेर में फिर एक बार नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, अश्लील फोटो के जरिए किया जा रहा था ब्लैकमेल। बुजुर्ग महिला के साथ हजारों रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी, सिविल लाइन थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। अजमेर का रोडवेज बस स्टैंड पहुंच गया जर्जर अवस्था में, किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा। नसीराबाद में करबला के वाकये को किया गया याद, निकाले गए ताज़िए। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें एसपी द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चों को साइबर क्राइम और उससे होने वाले दुष्परिणामों से अवगत करवाया जा रहा है। सेंट एंसलम व सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की बात अब एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने सोफिया स्कूल में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को साइबर क्राइम व सोशल मीडिया के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। साथ ही छात्राओं को टाइम मैनेजमेंट व ट्रैफिक संबंधी जानकारियां भी दी गई। सोफिया स्कूल के व्याख्याता सुधीर तोमर ने एसपी द्वारा साइबर क्राइम के प्रति बच्चों को जागरूक करने की इस मुहिम की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया। आज उसी जो मेरा मिशन है उसके तहत आगे चलते हुए
सोफिया स्कूल में आज एक टॉक रखी गई थी जिसमें हाउ टू मैनेज योर टाइम, कैसे अपना व्यवस्थित करें और उस व्यवस्था में जो सोशल मीडिया है वो कैसे आपका नुकसान कर रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और सोशल मीडिया के बाद जो से रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे हैं उनसे कैसे आप बच सकते हैं, इस बारे में एक जो है अवेयरनेस ड्राइव और जागरूकता बच्चों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। और साथ ही ट्रैफिक, क्योंकि एक बहुत ज्वलंत समस्या है आने वाले समय में सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से, तो वो भी बच्चों को जो है बताया गया, डिस्कस किया और काफ़ी उत्साह बच्चों में मैंने देखा। हाँ, वो हेलमेट संबंधी जो है, हेलमेट है जो सुरक्षा में, सीट बेल्ट है, बात ना करना चलते हुए वाहन से, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चियाँ अगर चाहें तो बहुत पॉजिटिव इसमें भूमिका निभा सकती हैं। क्योंकि बच्ची अगर घर में सबकी प्यारी है तो वो अपनी बात को मनवा सकती है। इस बारे में पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को वो प्यार से, फोर्स से जिद करके मना सकती है कि आप हेलमेट, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, तो उससे कहीं ना कहीं एक सुझाव और बदलाव आएगा, ये मेरा मानना है। आज हमारे सोफिया स्कूल में एसपी साहब के अनुरोध पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें साइबर क्राइम से सुरक्षा मुद्दा रखा गया। एसपी साहब स्वयं पधार कर हमारे बच्चों को 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बच्चियों को, उन्हें विशेष रूप से सोशल मीडिया और उसके प्रभाव और उनके कैरियर पर उसके दुष्प्रभाव के बारे में उन्हें अवगत कराया। ये बतलाया कि किस तरह से सोशल मीडिया एक एडिक्शन के रूप में डेवलप हो रहा है और इस डेवलप होने से उनके आने वाले भविष्य में क्या क्या रुकावटें, क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। हम सभी सोफिया स्कूल परिवार की ओर से सर का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। प्रकाश जैन सर जो इंटरफेथ के अध्यक्ष हैं अजमेर के, वो भी इस प्रोग्राम को आयोजित कराने में उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने हमारी प्राचार्य का स्वागत भी किया। हमारी प्राचार्य महोदय ने इस समय पहले ज्वाइन किया है नया स्कूल को, तो उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। और हम इस पूरी अजमेर पुलिस की टीम को कप्तान साहब के नेतृत्व में छोटे लाल जी जो यहाँ के SHO हैं सिविल लाइन के, उन्होंने भी उद्बोधन दिया। बहुत हृदय से आभारी हैं क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसे जानते सब लोग हैं, लेकिन इससे जागरूक शायद ही कोई है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कप्तान साहब और उनकी पूरी टीम का। धन्यवाद। सुधीर तोमर, मैं यहाँ व्याख्याता हूँ भौतिक विज्ञान का। अजमेर से आज रिकॉर्ड दुष्कर्म की घटना सामने आई जहां पर आरोपी ने 17 साल की नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन अश्लील फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल किया। वे बाद में रेप करके जहर देकर मारने की कोशिश की। रामगंज थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता की मुलाकात आरोपी से 6 माह पूर्व अपनी बहन की शादी में हुई थी। इस दौरान आरोपी युवक उसके घर आया और जबरदस्ती उसकी कुछ अश्लील फोटो ले ली और शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा और नाबालिग के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना। इसके बाद 13 जुलाई की रात को आरोपी उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में विषाक्त पदार्थ का सेवन करवा दिया और बेसुध हालत में सुबह घर वालों ने देखा और अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र खींची ने बताया कि पुलिस ने रेप, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल पीड़िता ने मैं अपने परिवार के उपस्थित थाना को रिपोर्ट दी कि दिनांक 13 तारीख को मेरे साथ हमारे गांव के ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक द्वारा मेरे घर पर आकर मेरे साथ बलात्कार किया, जिस पर थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, उसके द्वारा बताया है कि 6 महीने पहले मुझे ये मिला था जब इसने मेरी एक फ़ोटो खींची थी और उस फोटो को दिखाकर ही मेरे साथ इसने गलत हरकत की। बच्ची नाबालिग है, बच्ची का मेडिकल करवा दिया गया। क्या जी? मामला 3/4 पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया जिसमें उनके साथ 99,200 रुपए की ठगी की गई है। सिविल लाइन थाना हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह ने जानकारी देकर बताया कि महिला अपने मोबाइल फोन पर रिचार्ज कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश रिचार्ज नहीं हो पाया। जब उसने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करा तब गलती से फोन किसी अन्य नंबर पर लग गया, जिसने सर्विस प्रोवाइडर बनकर उनसे बात करी और एक लिंक के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने सिविल लाइन थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये
कल दिनांक 17/7 को सिविल लाइन्स स्थित एक वरिष्ठ महिला नागरिक ने मुकदमा दर्ज करवाया है ऑनलाइन साइबर फ्रॉड धोखाधड़ी का। इसमें 99,201 रुपये की ठगी होना अपने साथ उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपना एक मोबाइल रिचार्ज है 799 रुपये का वो करवाने के लिए और किया था, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने गूगल से जियो के कस्टमर केयर नंबर सर्च किए, वो गलती से किसी अन्य नंबर के ऊपर एक्टिवेट होने की वजह से और उक्त रिचार्ज के बारे में फ्रॉड लोगों ने उनसे कस्टमर केयर बनकर के बात कर ली और उनके खाते की जानकारी के लिए उनको एक लिंक भेजा और उन्होंने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। उसकी वजह से उनके खाते से 2 बार में 99,201 रुपये की ठगी हो गई। नहीं, एक ही खाते से गए हैं। एक बार में 4,601 रुपये गए हैं, दूसरी बार में 94,600 रुपये गए हैं। महिला कहाँ की रहने वाली है? ये सिविल लाइन्स स्थित एरिया की रहने वाली हैं। ये नई धारा है ऑनलाइन ठगी की 318 क्लोज 4 BNS 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ। सज्जन सिंह हेड कांस्टेबल थाना सिविल लाइन अजमेर। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड की हालत बद से बदतर हो गई है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। वहीं यात्रियों के लिए टीन शेड लगे हैं जिनसे भी बारिश के मौसम में पानी गिरता रहता है। वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर बिल्डिंग में दरारें आई हुई हैं। वह अधिकारियों के चैम्बर में आए दिन छत का प्लास्टर टूट रहा है। सफाई व्यवस्था भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। वहीं पीने के पानी के पास गंदगी का सैलाब हो चुका है। मच्छर भिनभिना रहे हैं। इसके अलावा बिजली के तार इस प्रकार झूल रहे हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। इस सबसे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं बात करें बसों की, तो बसों के हालात भी खराब हो गए हैं। इस सबसे आमजन काफी परेशान है। आमजन का कहना है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मैं अपने रिश्तेदार को यहाँ केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पे पिकअप करने आया, तो पत्रकार महोदय यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रहे थे, मेरे नॉन हैं। तो मैंने पूछा साहब क्या फ़ोटो वगैरह किस बारे में खींच रहे हैं? तो बोले कि अजमेर संभाग का और राजस्थान का नामचीन बस स्टैंड है अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड। इसकी दुर्गति की हम लोग पब्लिक को बताना चाह रहे हैं, प्रशासन को बताना चाह रहे हैं। तो मैं इनके साथ घूमा, दिखाया इन्होंने मेरे को। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड का जो स्मार्ट सिटी कहला रही है अजमेर, यहाँ के बस स्टैंड की दुर्गति देख के तो आत्मा रो रही है। और इतना लग रहा है कि प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। रोडवेज के प्रबंधक लोग और जो भी नीचे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रोज़ आते जाते हैं। यहाँ की कमरों की हालत देखो, कर्मचारी काम कर रहा है तो प्लास्टर गिर रहा है, छज्जा गिर रहा है। और इसके चारों तरफ मैंने वहाँ भाई पत्रकार महोदय के साथ में घूम के देखा है, तो स्थिति भयावह स्थिति है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इस ओर चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। इनको क्या ये नज़र नहीं आ रहा है या किसी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पे वायरिंग खुली पड़ी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ बस स्टैंड के मुख्य द्वार पे पब्लिक का, जनता का आना जाना हजारों की तादाद में रोज़ आना जाना चालू है। और स्मार्ट सिटी का ये केंद्रीय बस स्टैंड की ये हाल लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों रुपए पूरे हो रहे हैं मगर वो पैसा का सार्थक। यहाँ पर टीन शेड भी टूटे हुए हैं, बारिश में पानी भी आता है। और जनता के खड़े रहने के लिए जो टीन शेड बने हुए हैं उनकी हालत देख लीजिए, वो टूटे हुए हैं। और यहाँ जवाबदेही किसी कोई व्यक्ति की बनी नहीं पड़ रही है। यहाँ के जो लोकल जो प्रशासन के जो लोग बैठे हैं, केंद्रीय बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हालत ख़राब है साहब, जगह जगह पानी छू रहा है। और अभी तो बारिश हुई नहीं अजमेर में। अगर बारिश होगी भीषण बारिश में तो यहाँ के क्या हाल होंगे ये समझ में नहीं आ रहा। समझ के पर है तो यहाँ के कहाँ लोग हैं जवाबदार जिम्मेदार लोग जो वो अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी तय करें। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें आप। और वही बात है फिर कि एक बार दुर्घटना घटने के बाद हम चेतें। इससे पहले ये है कि दुर्घटना से पहले चेते प्रशासन। बारिश का मौसम है और चारों तरफ जर्जर हालत में बिल्डिंग हो रही है बस स्टैंड की। और ये संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। पूरे देश के चारों तरफ से लोग आते जाते हैं और ये स्थिति बड़ी दयनीय है। और ये प्रशासन को अनदेखी बहुत गलत महंगी पड़ेगी। ये स्मार्ट सिटी अजमेर का स्मार्ट केंद्रीय बस स्टैंड है। पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ से बसें जाती है, परंतु दुर्भाग्य की बात है, देख लीजिए आप, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ यात्रीगण आते हैं। उनके पीने के पानी की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। अब आप आ जाइए, यहाँ की बिल्डिंग की हालत देख लीजिए,
जर्जर अवस्था के अंदर है। स्थिति बद से बदतर हो गई है, रोजाना चूना गिरता है। अब आप देख लीजिए, साफ सफाई की व्यवस्था, कहीं पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। किसको कहें, स्मार्ट सिटी का स्मार्ट केंद्रीय बस स्टैंड है जहाँ हजारों की संख्या में रोजाना यात्री आते हैं, परेशानी का सबब बन के रहा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, गंदगी का आलम क्या देख लीजिए, ना कहीं बैठने की जगह है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई समुचित व्यवस्था है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, यात्रीगण रोजाना परेशान होते हैं, उनको इनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको अपना पैसा कमाना है और कोई लेना देना नहीं है। बिल्डिंग तो पूरी जर्जर अवस्था में, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप बाहर चाहिए चाहे अंदर आइए, चाहे किसी भी कमरे में चले जाइए, किसी अधिकारी के कमरे में चले जाइए, सब तरफ से चूना गिर रहा है, जर्जर अवस्था में है। ऐसा लगता है कि सालों से कम 50 साल जब से बनी है तब से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इस पर पुताई नहीं हुई है, रखरखाव नहीं हुआ है। इस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो, किसी पर प्लास्टर ना गिरे। किसी भी जिले में आप चले जाइए, सबसे अच्छे बड़े आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड है, परंतु अजमेर के अंदर वही जब से निर्माण हुआ है 50 साल पुराना बस स्टैंड चल रहा है। कोई इसमें रद्दोबदल नहीं हुआ, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ, कोई आधुनिकता नहीं हुई, कोई सुविधाएं नहीं हुई। सिर्फ यहाँ के यात्री परेशान होते हैं, कोई सुविधा नहीं दी जाती। यात्रियों के लिए बसों की भी हालत बड़ी खराब है। रोडवेज तो पहले घाटे में चल रही, रोज आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो ना, रोज कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, संविदा पे रखे जा रहे हैं, बेहाल है स्थिति। तनख्वाहें टाइम पर नहीं, 3-3, 4-4 महीने से इन कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही है। परंतु रोडवेज के जो मंत्री हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो बड़े होते जा रहे हैं, सब अधिकारी बड़े होते जा रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस स्मार्ट होता जा रहा है, परंतु जो कर्मचारी हैं छोटे, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। बसें टूटी फूटी है, जर्जर अवस्था के अंदर है। आप बसों के अंदर बरसात में आप बैठिए, ऊपर से पानी गिरता है उन बसों के अंदर। आप यहाँ पर टीन शेड लग रहे हैं, बरसात के अंदर आप खड़े नहीं हो सकते। इस बस स्टैंड के अंदर सारी जितनी भी टीन शेड लगी है, बरसात के अंदर पानी टपकता है, बहुत लोग परेशान होते हैं, परंतु अपना दर्द किसको कहें। ये हमारे लिए सौभाग्य कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ, केंद्रीय मंत्री हमारा अजमेर से, केंद्रीय राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हमारे अजमेर से, उप मुख्यमंत्री हमारे अजमेर संसदीय क्षेत्र से, 2 राज्य मंत्री हमारे अजमेर से, विधानसभा अध्यक्ष अजमेर से, परंतु ये बस स्टैंड जहां लाखों हजारों यात्री रोजाना पूरे प्रदेश के अंदर, देश के विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। आज पुष्कर जी अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल दरगाह पुष्कर, जहाँ पे हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, परंतु आप इससे देख लीजिए बस स्टैंड की बड़ी जर्जर है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, यातायात मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अजमेर के बस स्टैंड पर भी एक दौरा कर लीजिए और स्थिति देख लीजिए, बद से बदतर स्थिति है। करबला के शहीदों की याद में मनाया जाने वाला पर्व मुहर्रम नसीराबाद में भी मनाया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग मातमी धुनों पर करतब दिखाते हुए और अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। सुबह से ही गांधी चौक पर ताजिए एकत्र होना शुरू हो गए और दोपहर 3 बजे गांधी चौक से जुलूस के रूप में मुख्य बाजार होते हुए ताजिए निकाले गए। मार्ग में कई स्थानों पर गणमान्य लोगों का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 ताजिए भिन्न भिन्न स्थानों से एक जगह एकत्र हुए और जुलूस के रूप में गांधी चौक से रवाना हुए। जुलूस के दौरान प्रदर्शन किया गया। फ्रामजी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से नसीराबाद तहसीलदार महेश शेषमा, पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला, सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीणा, सीआईडी विजय सिंह, पत्रकार बंधुओं एवं गणमान्य लोगों का साफा बांधकर मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। मुहर्रम के जुलूस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहा और पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी। आज हमारे मुहर्रम का त्यौहार है, त्यौहार नहीं है, गम का आधार है। इससे त्यौहार करना बेकार बात है। और गम के अंदर हम मातम जो बजाते हैं, ये मातम गम की है, वो ढोल ताशे नहीं है। ये बहुत गम का त्यौहार है। हमारे इमाम हुसैन शहीद हुए थे इस रात, उसी की याद में हम मातम मनाते हैं। और सभी भाई हिंदू मुस्लिम मिलकर मातम को हम इसमें सब शरीक होते हैं। और प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का हमारे को इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और सभी भाइयों की मदद से, हिंदू मुस्लिम सबकी मदद से ही ये मातम मनाया जाता है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर शहर राशन डीलर ने आज अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य तौर पर उन्होंने सरकार से समय पर कमीशन देने की मांग रखी है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने भी कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन न ही सरकार द्वारा और न ही खाद्य विभाग द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया। आज राशन डीलर पुनः एकत्रित हुए और सरकार से 31 जुलाई तक बकाया कमीशन देने की मांग की है। उन्होंने कहा यदि 31 तारीख तक कमीशन नहीं दिया जाता है तो 1 अगस्त से उन्हें मजबूरन वितरण व्यवस्था को विराम देना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। डीलर संघ की ओर से कलेक्टर साहब को 9 सूत्रीय मांग पत्र अपना देने आए। 2016 से राशन डीलर मानदेय की मांगों को लेकर समय समय पर सरकार व विभाग को अवगत कराता आया है, मगर आज तक सरकार ने, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, इन्होंने हमेशा राशन डीलरों के साथ छलकपट किया। आज तक मानदेय की हम मांगे करते आ रहे हैं, समय पे हमें कमीशन नहीं दिया जाता है। आधार सीडिंग और जो पुराने जितने भी हैं वो अभी तक नहीं दिए जाते। आज राशन डीलर की स्थिति वेंटिलेटर पे है। राशन डीलर कब दम तोड़ दे कोई पता नहीं, मगर सरकार अपने निकम्मेपने से बाज नहीं आ रही है। जब सरकार विपक्ष के अंदर थी तो हमारे अजमेर के देवनानी जी विधानसभा में बड़ी बड़ी आवाज़ उठाया करते थे राशन डीलरों की, मगर आज खुद की सरकार होने के बाद भी देवनानी जी ने मौन धारण कर रखा है। राशन डीलर इतना त्रस्त हो गया है कि आज वो अपना इस्तीफा देने को तैयार है। हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। उसके अंदर ये अवगत करा रहे हैं कि 20 तारीख को जयपुर में महापड़ाव राशन डीलरों का है और वहाँ जो प्रदेश लेवल जो भी निर्णय लेगा आगामी कार्य बहिष्कार का, वो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। देशी शराब के ठेकों पर प्रिंट रेट से अधिक रकम वसूलने को लेकर भारतीय लेबर पार्टी के द्वारा जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त व आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्यवाही करने की मांग की गई। उनका आरोप है कि सरकारी ठेकों पर सरकार द्वारा तय की हुई कीमत से अधिक कीमत वसूली जा रही है, जिस पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। देशी शराब के ठेके पर शराब की दुकानों पर कई लोगों की शिकायत आ रही है कि सर पैसे MRP रेट से अधिक रेट में दे रहे हैं। इस मामले कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत कराया और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त है जो वहाँ पर उनको भी भेजा है और आबकारी आयुक्त है उनको भी लेटर भेजा है। हमने खुद तस्दीक की है इसमें जाके कि शराब की दुकान जो 63 रुपये MRP रेट है उसको 70 रुपये में बेची जा रही है, जिसकी हमने तस्दीक भी की है। उसके बाद भी फिर ये कर रहे हैं, तो अभी आबकारी अधिकारी को भी लेटर भेजा है और इन तत्काल कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बाबूलाल साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी। आज कहाँ पे खरीदा था आपने? कहाँ से? ये कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने शराब की दुकानें हैं और काफ़ी दुकानों पे हमने और भी सर्वे कराया है। बाकी वह सब दुकानों पे मतलब मनमर्जी से पैसे ले रहे हैं? मनमर्जी से पैसे ले रहे हैं। MRP जबकि राजस्थान सरकार ने तय कर रखी है कि उसी रेट से शराब बेचनी चाहिए, लेकिन ये गरीब लोग, जो मजदूर लोग हैं, उनकी रेट के अधिक वसूल कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उन पर। कोई बोलने वाला नहीं है, इनकी मिली भगत के काम हो रहा है। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राज्य के प्रत्येक जिले में ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष विनोद रत्नू ने बताया कि इस ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने व नई पेंशन योजना के तहत प्रदेश के कर्मचारियों की काटी गई राशि राज्य सरकार को लौटाते हुए कर्मचारियों के GPF खाते में जमा करवाई जाए। साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग भी की गई है। इन मुख्य मांगों के अलावा अन्य मांगे भी ज्ञापन में सम्मिलित की गई है। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर
और प्रदेशव्यापी प्रत्येक जिला स्तर पर ज्ञापन का प्रोग्राम था। आज का ज्ञापन है जो कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम है, और जो राजस्थान के कर्मचारी की जो मुख्य मांग है वो सबसे पहली बड़ी मांग है कि जो 2004 से लेकर 2022 तक जो एनपीएस जो लागू करी थी, न्यू पेंशन स्कीम, इसके तहत जो केंद्र सरकार जो पैसा काट के बैठी है 41,000 करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को लौटा है जीपीएफ में। इसके अलावा कर्मचारियों की सबसे बड़ी और जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दा है या जो कहते हैं महती पीड़ा है वो ये है कि वो 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए उनकी जो मंशा लग नहीं रही है, इसलिए पूरे भारतीय कर्मचारी और राजस्थान के कर्मचारी मांग करते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू करे और उसके जो परिलाभ है वो जल्द से जल्द प्रत्येक कर्मचारी को मिले। इसके अलावा हम इनकम टैक्स में भी छूट चाह रहे हैं कि जैसे एक अन्य पिछड़ा वर्ग को 8 लाख तक की आयकर में छूट है, तो वैसे कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी उसको 3 लाख से उसकी भी जो सीमा है वो 8 लाख की जावे, गृह कर में छूट दी जावे। इसके अलावा जो संविदा प्रथा है उसको ख़त्म करें और जो लाखों पद खाली पड़े हैं सरकार नियमित भर्ती करे, उसके तहत वो उनकी भर्ती करके उनकी मांगों को पूरा करें। और इसके अलावा कोविड में जो महंगाई भत्ते फ्रीज कर दिए थे कर्मचारियों के, तो उसको रिलीज़ करें और एरियर के रूप में उनका भुगतान करें। इन मांगों को लेकर आज प्रधानमंत्री महोदय के नाम से जो हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है और आगामी चरण में जो हमारा जो प्रदेश नेतृत्व आह्वान करेगा उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। विनोद रत्नू, जिलाध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर। बातों को देते एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण से बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के कारण छात्राएं परेशान व आक्रोशित हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल परिसर में पानी भरा रहने के कारण जहरीले जानवरों के काटने और महामारी फैल
फैलने का अंदेशा बना हुआ है। प्राचार्य सूरज देवी चौहान ने जानकारी देकर बताया कि स्कूल के आसपास का क्षेत्र और सड़क सहित स्कूल के बाहर का बड़ा नाला स्कूल परिसर से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण सारा पानी स्कूल प्रांगण में एकत्रित हो जाता है। इस पानी के निकासी का कोई साधन नहीं होने के कारण कई दिनों तक ये पानी यहाँ भरा रहता है, जिसके चलते बच्चों को कक्ष में जाने में परेशानियां को सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी कुछ छात्राएं फिसलकर कीचड़ में गिर जाती हैं, जिससे उनके कपड़े तो गंदे होते ही हैं, साथ ही चोटें भी लग जाती हैं। इस समस्या के समाधान के बारे में संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके बाद उपखंड अधिकारी को इस संदर्भ में अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। मैं सूरज देवी चौहान कन्या विद्यालय नसीराबाद से हूँ और हमारे यहाँ जब बारिश होती है इसी तरह का आलम नज़र आता है। पूरा पानी भर जाता है और पूरा ढलान इधर होने से पानी की जो आवक है बाहर का, चूँकि जल स्तर अपना देखा जाए तो हमारा स्कूल थोड़ा लेवल नीचे है और सड़क और बाहर का जो नाला है वो ऊपर है, तो इसके कारण हमेशा सारा पानी स्कूल की बाउंड्री में आ जाता है नाली के जरिए। और ये अभी जैसे अभी लेटेस्ट बारिश हुई थी 6-7 दिन पहले, उससे ये पानी भर गया है और यहाँ पे मक्खी मच्छर उत्पन्न हो गए हैं, जो कि बच्चियों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो मैं जल्द ही सफाई करने के लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ये सफाई कर देवे और विद्यालय और बच्चियों का स्वास्थ्य और इनकी रक्षा हो सके। हाँ, छावनी परिषद को हमने वर्बली कहा है कि भाई एक बार आके ये जो कचरा और इस तरह की गंदगी है इसको साफ़ कर दिया जाए। तो उन्होंने उसके पहले तो करवाई थी नाले की सफाई, लेकिन नाला जो बाहर का है वही करवा पाए, वो अंदर नहीं आए थे हमारे यहाँ सफाई करने। तो इनसे पुनः निवेदन है कि एक बार आए और इस नाले की और हमारे परिसर की सफाई करवा दें। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है? ये 6-7 दिन से भरा हुआ है, 7-8 दिन ही होने वाले हैं। लास्ट जो बारिश हुई थी तब से भरा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का पहला बजट साल 2024 का अजमेर के लिए कई सौगातें लेकर आया है और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा दिए गए पहले बजट में अजमेर के चौमुखी विकास के लिए करोड़ों रुपए दिए गए जाने के बाद शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हालांकि शहर के विकास के लिए दिए गए बजट के बाद अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण के दोनों विधायकों में अब श्रेय लेने की होड़ भी नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अजमेर उत्तर के विधायक ने यह दावा किया है कि उनके अथक प्रयासों से शहर के दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार द्वारा शहर को इतनी सौगातें दी गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर अजमेर दक्षिण की विधायिका अनिता बघेल ने दावा किया है कि उन्होंने बजट से पहले केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करके शहर की मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं से अवगत कराया गया था और शहर की समस्या से अवगत कराने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के पहले बजट में अजमेर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी दी गई है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडल अध्यक्षों ने अनिता बघेल का विकास कार्यों को पास कराने को लेकर जोरदार स्वागत किया। अनिता बघेल का कहना है कि उन्होंने अजमेर दक्षिण के चौमुखी विकास के लिए उनके क्षेत्र की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व से पत्र लिखकर यह मांग की थी और उनको दक्षिण में अब तक जितनी समस्या है उस समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिसके बाद ही इस बजट में अजमेर दक्षिण को करीब 70 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी गई हैं और विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है। और इसके साथ ही अजमेर में चारों तरफ एक रिंग रोड बने, इसकी डिमांड भी मैंने नितिन गडकरी जी के सामने की, उनसे मिल करके। तो केंद्रीय बजट में भी निश्चित रूप से अजमेर को बहुत कुछ मिलेगा और जिस तरह से राज्य सरकार के बजट में मिला है, मैं न केवल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि साल भर में कितनी दौड़ू, 24 घंटे में से मेरी दौड़ कितने घंटे हो, ताकि इन कामों को मैं जमीनी धरातल पर, जमीनी हकीकत पर उतार पाऊँ। और पदाधिकारियों के लिए यही कहूंगी कि ये डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने जिस चुनाव को जीतने के लिए मेहनत की थी, उनकी मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गई है। आप देख रहे हैं हर वार्ड में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है, मतलब हर वार्ड में कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है। ये पहला ऐसा बजट है जिसमें किसी वार्ड में वन विभाग की जमीन आ रही है तो वन उद्यान मिला है, किसी वार्ड में मातृ वन मिला है, तो किसी वार्ड में थाना मिला है, तो किसी वार्ड में 10 करोड़ की सड़क मिली है, तो किसी वार्ड में नाले की निकासी का पैसा मिला है, तो किसी वार्ड में हमको जो है सीएससी, अजमेर में एक सीएससी भी बनने जा रहा है। तो एक ऐसा वार्ड जो बहुत अछूता था, जहाँ पर विकास की दृष्टि से काम नहीं हुए, अब वहाँ पर सीएससी बनेगी। तो इस तरह से देखिए बहुत बड़े बड़े काम इस बजट में सरकार ने दिए हैं और उनको पूरा कराना
हम सब कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि उन सब कामों को हम जमीनी धरातल पर लेके आए और जनता को उसको लाभ दिलाए। लाइव में जा रहा स्वागत। हमारे प्रदेश के मुखिया, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी और हमारी वित्त मंत्री दिया जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें अजमेर में सौगातों की बौछार की है। उसमें भी अजमेर दक्षिण में जितनी सड़कें, जितने नाले, जो अजमेर दक्षिण की सबसे बड़ी समस्या थी पानी के जल भराव की थी, नालों की तरफ मैं 20 साल से विधायक हूँ, लेकिन नालों की तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती थी, ना नालों के लिए बजट की घोषणा की जाती थी। लेकिन पहली बार इस बजट में लगभग 56 करोड़ रुपया, 44 करोड़ एक और 11 करोड़ एक, तो इस तरह से 56-57 करोड़ रुपया सिर्फ अजमेर दक्षिण के गंदे पानी की जल निकासी के लिए रखा है। अजमेर दक्षिण में एक थाने की बहुत लंबे समय से जरूरत थी, वो थाने की आवश्यकता को पूरा किया है। हमारे महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में बीबीए और एमबीए के लिए कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, बीसीए के लिए निर्धारित था, बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोर्सेज होंगे तो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्तर पर बच्चों को उपलब्ध हो पाएगी। खेल के क्षेत्र में देखें तो हमारी एथलीट एकेडमी अजमेर को मिली है और इसके साथ साथ एथलीट एकेडमी मिलने के साथ साथ ही अजमेर में खेल महाविद्यालय की स्थापना हुई है। अजमेर में जो हमारा जयनल मेडिकल कॉलेज है, उस जयनल मेडिकल कॉलेज को विशेष सहायता देते हुए, विशेष तोहफा देते हुए यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो इस तरह से हम मेडिकल देखें या हम पानी की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था की दृष्टि से अमृत 2 में 526 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें अजमेर के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए अमृत 2 में है। तो पानी, बिजली, सड़क और जो हमारे शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया है। 20 करोड़ रुपए की सड़कें रखी, जिसमें 10 अजमेर दक्षिण में और अजमेर उत्तर में बनने वाली है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अजमेर में सौगातों की बौछार हुई है। इन सौगातों की बौछार के लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को और वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। विधानसभा में बजट पास हुआ और उस बजट में जो अजमेर दक्षिण विधानसभा को जो लोक लुभावनी और जो इतनी मनभावनी जो कि हमारी आवश्यकता थी, उन सभी डिमांडों को पूरा किया गया और घोषणाएं हुई और उनको क्रियान्वयन किया जाएगा। सबसे बड़ी जो दक्षिण विधानसभा में समस्या थी पानी की निकासी की, उस पानी की निकासी की समस्या के लिए 56 करोड़ रुपए माननीय विधायक जी के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। विधायक जी के अजमेर पधारने पर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनको धन्यवाद किया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की यशस्वी विधायक अनिता जी बेदन द्वारा लगभग 60 से 70 करोड़ के विकास कार्यों की जड़ी आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगी है, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 35-34 की मुख्य समस्या जो कि हमारा नाला था रामगंज से आने वाला, उसके लिए भी 11 करोड़ 50 लाख रुपए जो स्वीकृत हुए, उसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि लगभग 60-70 करोड़ के विकास कार्य हमारे यहाँ होने जा रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले कार्यकर्ता क्षेत्रवासी कि हमारी विधायक ने आम जन के लिए सोचा और 2024 के बजट में हमारे मुख्यमंत्री कहे यहाँ हमारी दिया कुमारी जी को कहा जाए कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए नालों के निर्माण के लिए और विकास कार्यों के लिए काफी इस बजट में आया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी लोकप्रिय माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। अजमेर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं में थोड़ा सा बदलाव करते हुए आज जिला कलेक्ट्रेट के ठीक सामने चौराहे पर यातायात व्यवस्था के बढ़ते दबाव के मद्देनजर ट्रैफिक विभाग ने बैरिकेडिंग लगाकर वन वे रास्ता कर दिया है। हालांकि वन वे रास्ते के बाद अब ट्रैफिक का जितना भी प्रभाव है वह बस स्टैंड के सामने अम्बेडकर सर्किल पर पड़ेगा, जहां पर जाम लगने की संभावना बन गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अजमेर क्लब के सामने चौराहे पर भी ट्रैफिक का ज्यादा भार पड़ने से ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत पेश आ सकती है। वहीं ट्रैफिक अधिकारी भीकाराम काला ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कई चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर वन वे रास्ते लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आज ट्रैफिक विभाग ने सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट के सामने चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर वन वे रास्ता तैयार किया है। सामने जो चौराहा है वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे थे छोटे मोटे, तो उन एक्सीडेंटों को रोकने के लिए श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार ये व्यवस्था की गई।
शहर में जहाँ भी दुर्घटना वाले पॉइंट हैं उनमें सभी जगह पे श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार ये परिवर्तन किया जाएगा। सर किस तरह की वन वे की व्यवस्था रहेगी, तो अब जिसको भी पुलिस लाइन जाना है तो कैसे जाएगा? ये हमेशा के लिए व्यवस्था रहेगी। ये क्लब वाला जो चौराया है वहाँ से घूम करके यू टर्न होकर के जाएंगे, उधर अम्बेडकर सर्किल से यू टर्न करके वापस आएंगे। सर कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों की भी वाहन आते जाते रहते, तो इनको भी क्या इन्हीं के अनुरूप चलना पड़ेगा? श्रीमान ने जो आदेश फरमाए उन आदेशों की पालना की जाए। विक्रम जी, ये वीवीआईपी रोड है जहाँ से अधिकारी भी निकलते हैं, किस तरीके की व्यवस्था है अब यहाँ पे आगे के लिए रहने वाली? ये आप देख रहे हो वही व्यवस्था रहेगी। ये आगे के लिए आदेश ही है, जो भी श्रीमान आदेश फरमाएंगे उनके श्रीमान के आदेशों की पालना की जाए। और ट्रैफिक जाम होता तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। देखिए चारों तरफ का जो रोड है, बस स्टैंड यहाँ पर है, आरपीएससी यहाँ पर है, साथ ही साथ जिला कलेक्टर का कार्यालय यहाँ पर है, उसको लेकर कैसी व्यवस्था है? हाँ, सुगम यातायात रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यातायात। जी बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।